एस्काई कैरेक्टर के बारे में पता है आपको? एस्काई कोडिंग, आप कीबोर्ड पे ए दबाओगे तो यूएस में ए पहुंचेगा, इसकी क्या गारंटी है? आप कीबोर्ड से ए दबाओगे ना तो कंप्यूटर में चला जाएगा कितना? 65 के 97। अगर कैपिटल ए डाल देंगे तो 65। जब आप दबाओगे ना कैपिटल ए तो चला जाएगा 65, और 65 का बाइनरी ही आपकी मेमोरी में स्टोर होगा, वहीं ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे को। यूएस की कीबोर्ड पे यूएस की सिस्टम को 65 मिला है, अब उसको कन्वर्ट करके वो ए ही लिखेगा वहां पे, वो बी नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एस्काई कोडिंग सिस्टम है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होते हैं। ठीक, तो जो भी आप कीबोर्ड पे प्रेस करोगे ना, जैसे बी दबाओगे तो 66 है, वो यहाँ पे भी 66 है, यूएस में भी 66 है, मलेशिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो एक ही कोडिंग सिस्टम यूज होती है। अब देखिए, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपका जब कीबोर्ड देखते हैं हम सीधे, तो कुछ कैरेक्टर्स बिल्कुल घिस गया होगा और कुछ कैरेक्टर बिल्कुल ताजा होता है, देखे होंगे ना। आप साइबर कैफे में जाइए, वहां पे कीबोर्ड को उठा के देखिए, आप ऐसे देखिए, वहां पे कुछ कीबोर्ड की कीज ना बिल्कुल धुल गया होगा, लेकिन कुछ कीबोर्ड के कैरेक्टर बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, है ना। वहीं दूसरे के कैरेक्टर बिल्कुल उड़ गया होगा, वो उस पर लिखाई भी खत्म हुई होगी, उस पर क्या कैरेक्टर था वो भी पता नहीं चल रहा होगा, है ना। लेकिन कुछ कैरेक्टर जैसे एक्स है वो रहा होगा, है ना, जैसे जेड है, या जैसे टी वाले कैरेक्टर्स है, या इस टाइप के कैरेक्टर्स है जो कम धुले होंगे, है ना। अब ये इंडिकेट करता है कि इंग्लिश में बहुत कम वर्ड है, या कॉमन लोग जो है कम वर्ड यूज करते हैं जो एक्स से शुरू हो, एक्स पे खत्म हो, या इस तरह करके। ठीक, और कुछ कीज है जैसे स्लैश हो गया, स्टार हो गया, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जिसको लोग कम यूज करते हैं। @ बहुत बार यूज कर रहे होंगे, @ करते हैं कि नहीं, क्योंक't एक कॉमन कैरेक्टर बन गया है। आप जीमेल भी लिखो, ईमेल करोगे किसी को तो @ लिखना है, आप पासवर्ड भी लिखो, पासवर्ड में भी बहुत लोग क्या यूज करते हैं? @ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कुछ कैरेक्टर्स की होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और कुछ कैरेक्टर की प्रोबेबिलिटी कम है। जैसे एक्स का होना बहुत कम है एज कंपेयर टू ए या बी अदर कैरेक्टर से, है ना। यहाँ पे हम एक ग्रीडी एल्गोरिदम यूज करेंगे टू कैरेक्टर कोडिंग, कैरेक्टर को क्या करने के लिए? कोड करने के लिए। देखिए, एस्काई बोलता है जो भी कैरेक्टर हो, चाहे वो 100 बार आता हो, 10 बार आता हो, या एक बार ही क्यों ना आता हो, सब कैरेक्टर का कोडिंग एक ही है। 8 बिट का कोड लेंथ है, 8 बिट होता है कि नहीं। एस्काई में जो भी आप लिखोगे ना, एस्काई कोड करोगे, वो 8 बिट का लेंथ होगा, 8 बिट का। ठीक, चाहे एक्स हो जो बिल्कुल एक बार आना है, या चाहे बी हो जिसको बहुत बार आना है, 100 बार आना हो, बी को भी उतना ही लेंथ मिलेगा, ए को भी, एक्स को भी उतना ही लेंथ मिलेगा। ठीक, इस एस्काई कोडिंग सिस्टम में इसको बोलते हैं फिक्स लेंथ कोडिंग। फिक्स मींस पहले से फिक्स किया गया है, सारे कैरेक्टर्स को इतना ही लेंथ से हम कोड करेंगे। इस पे ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है कि वो कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है। इंफॉर्मेशन मींस कंसीडर नहीं किया जा रहा है कि वो कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है। अगर हम कोडिंग करते समय फिक्स लेंथ को नहीं, बल्कि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा तरजीह इस पे दे, ज्यादा फोकस इस पे करें कि भाई वो कैरेक्टर कितनी टाइम्स आ रहा है, और हम ये बोले जो कैरेक्टर ज्यादा बार आ रहा होगा उसका कोड लेंथ छोटा कर दें, और जो कैरेक्टर कम बार आ रहा होगा उसका कोड लेंथ हम बड़ा कर दें। उसमें क्या होगा कि हमारे पास बहुत बड़ी मेमोरी बच जाएगी स्टोर करने के लिए। ठीक, उसका आइडिया ऐसे देता हूं मैं। देखिए, हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, उस पर देखिए आप कि हम कितना मेमोरी बचा सकते हैं इस चीज से। हम ग्रीडी हो जाएंगे किसके ऊपर? कैरेक्टर के कोड लेंथ के ऊपर। कितना हम मेमोरी बचा सकते हैं, एक आइडिया देता हूं मैं आपको। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल था हाफमैन का। अगर हम देखिए, ये मान रहे लेट से अपने पास 3 कैरेक्टर्स हैं, ए बी सी एंड। ठीक, और लेट से हम इन कैरेक्टर को 3 बिट से कोड कर लेते हैं। फिक्स्ड है, तीनों का
चारों का कितने बिट से हम कोड करेंगे? ये ए आया, बी, सी एंड डी, ये कैरेक्टर्स और उनका कोड जो है वैसे फिक्स्ड लेंथ है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आइडिया। लेट्स से एक ये आ गया 4 कैरेक्टर है। आप एक समझ लो, आपका एक लैंग्वेज है, उसमें यही 4 कैरेक्टर है। जैसे इंग्लिश में Z तक है, हम एक लैंग्वेज बनाते हैं जिसमें यही 4 कैरेक्टर है, और ये 4 कैरेक्टर को कोड करने के लिए आप 3 बिट यूज कर रहे हो। 000 होगा तो इसका मतलब क्या है? 001 होगा तो B, 010 होगा तो C, D के लिए 111। ठीक है, अब देखिए, अगर मुझे ये स्ट्रिंग भेजना हो, ये लीजिए, तो कितने मेमोरी मुझे जाया करना पड़ेगा, मीन्स यूज करना पड़ेगा इस चीज का। ए कितनी बार आ रहा है, बी कितनी बार आ रहा है, सी कितनी बार आ रहा है, और डी कितनी बार आ रहा है। ठीक, या दूसरे तरीके से देखिए, कितने कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। 18 कैरेक्टर्स, हर एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 3 बिट, टोटल बिट 54, 8 या 24, 54 बिट लगेगा मुझे ये स्ट्रिंग मेरे कंप्यूटर से किसी और के ऊपर भेजने के लिए। ठीक है, ये हो गया फिक्स लेंथ का कोड है, इनको हम बोलते हैं क्या? फिक्स लेंथ का कोड, जो जैसे स्काई भी है, जो ऑलरेडी कैरेक्टर को एक फिक्स लेंथ से क्या करते हैं? कोड करते हैं कि भाई हर कैरेक्टर को हम 8 बिट से कोड करेंगे। यहाँ पे हमने बोला हर कैरेक्टर को कितने बिट से? 3 बिट से कोड किया है कि नहीं? अगर ये कोडिंग सिस्टम है और ये स्ट्रिंग हमें भेजना हुआ या ये स्ट्रिंग स्टोर करना हुआ, तो आपने को कितना बिट चाहिए? 18 तो कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर 3 बिट लेगा, फिक्स्ड है ना, हर कैरेक्टर 3 ही बिट लेगा, और कितना स्टोर करने की जरूरत है? 54 बिट का इंफॉर्मेशन चाहिए इसको स्टोर करने, है ना, 54 बिट। उसके मुकाबले अगर मैं अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा देखूं और ये देखने की कोशिश करूं कि भाई कौन कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा कैरेक्टर आ रहा है और कौन सा कैरेक्टर कम बार आ रहा है, तो उसके लिए मैं गिनती देखता हूं कि अपने पास कितनी बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, कितने कैरेक्टर्स थे? 18 में कितनी बार आ रहा है? 8 की फ्रीक्वेंसी, ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, और बी कितनी बार आ रहा है? सी 2, डी 4। ठीक है, ये इनकी क्या है? फ्रीक्वेंसी कि इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में ये लोग कितनी बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है, ये 4 बार, ये 2 बार, ये 4 बार, है ना। 8 4 12 तो 16 4, अरे 8 4 12 तो 14 4 18। ठीक है, ठीक। अब एक इंफॉर्मेशन हम यूज करते हैं, हम बोलते हैं जो कैरेक्टर ज्यादा बार हो रहा होगा उसका कोड लेंथ हम छोटा कर देते हैं। लेट्स से 0 इज फॉर ए, सिर्फ इंस्टेड ऑफ यूजिंग 3 बिट्स हम एक ही बिट यूज करेंगे। ठीक, लेट्स से बी 4 बार आ रहा है ना, बी को हम यूज करेंगे लेट्स से 1 0 इज फॉर बी। ठीक, और डी के लिए लेट्स से हम डाल देते हैं 1 1। ठीक है, एंड इसके लिए हम यूज करते हैं एक और कैरेक्टर नहीं, क्योंकि एक कोड दूसरे कोड का प्रीफिक्स नहीं होना, जो मैं आपको समझा दूंगा। मीन्स एक कोड दूसरे कोड के आगे नहीं आना चाहिए। जब भी 0 होगा तो हम क्या मानेंगे? ए है। जब भी बी होगा तो 1 0 होगा, डी होगा तो 1 1। अगर मैं 1 यूज करूं,
हम एक और कोड यूज करते हैं 110 से क्या होगा कि ये बिट बन जाएगा। जैसे ये बोल रहा हूँ, देखिए 110 करेंगे ना, तो किसके लिए है वो, सी के लिए। तो यहाँ पे 11 जो है आएगा ना यहाँ पे, ये इसके साथ प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि 11 सी का है कि ये 11 डी का है कि 110 के लिए सी है। इस तरह मीन्स कैसे, जब 110 भेजेंगे ना तो उसको दो चांसेस, या पूरा का पूरा 3 कैरेक्टर सी करो या इन 2 कैरेक्टर को डी कर दो। पॉसिबिलिटी दोनों का है ना, तो हम चलो आगे देखते हैं उसका भी पॉसिबिलिटी। अगर मैं इतना भी करूं कि ए कैरेक्टर को 0 कर दूं, बी को 10 कर दूं, सी को 110, डी को 11, यहाँ पे कोड का लेंथ क्या है, वेरी है, डिफरेंट है। तो आप बोलिए, हम बोलते हैं वेरिएबल कोड लेंथ। कोड लेंथ आपका डिफरेंट है, वहां पे फिक्स्ड है कि नहीं। अगर इतना भी मानो, ए को कोड करने के लिए 0 एक ही बिट लगेगा, बी को कोड करने के लिए 2 बिट, सी को करने के लिए 3 बिट और 4 डी को करने के लिए हमें 2 ही बिट चाहिए। ठीक, अब देखिए टोटल अगर फिक्स लेंथ का कोडिंग हो तो आपने को ये पूरा स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए कितना चाहिए, 54 बिट्स। उसके कंपैरिजन में अगर हम वेरिएबल कोड लेंथ यूज करें तो कितना बचत है, देखिए अपने को ए स्टोर करने के लिए आई कितनी बार आ रहा है और कितना बिट चाहिए उसको, एक ही बिट, तो 8 बार आ रहा है तो 8 बिट। 8 बिट लेगा कौन, 8 बिट लेगा ए प्लस, अब बोलिए बिट्स इक्वल टू बी कितनी बार आ रहा है और उसका एक बार स्टोर करने के लिए 2 बिट है ना, तो 4 बार आएगा तो 8 बिट किसका, बी का प्लस सी कितनी बार आ रहा है 2 बार और उसका कोड लेंथ 3 into 2 is 6 बिट्स हमें चाहिए किसको स्टोर करने के लिए, सी। ये है सी, ये है बी, ये है ए। अब बोलिए डी 4 और 4 और हमारे पास बिट का लेंथ एक डी को स्टोर करने के लिए 2 बिट और ऐसे डी 4 बार आता है। डी into 2 is 8 बिट चाहिए हमें किसको स्टोर करने के लिए, टोटल बोलिए 8 8 16 16 4 16 6 16 6 22 8 यही सेम इंफॉर्मेशन है। यही सेम इंफॉर्मेशन अगर हम वेरिएबल कोड लेंथ यूज करें तो टोटल बिट कितना होगा 30 बिट, यहाँ पे 54, टोटल कितना सेविंग है आपके पास 24 बिट टोटल सेविंग है ना। तो आप 24 बिट्स को बचा सकते हो, है ना। ये तो एक छोटा एग्जांपल है, जब बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो और हम वेरिएबल कोड लेंथ यूज करें तो हमारे पास ये बिट जो है ना बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा, टोटल सेविंग जो है बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। आइडिया ये है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिक्स लेंथ कोड हम एक वेरिएबल कोड लेंथ यूज कर सकते हैं टू कोड द कैरेक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, या सिंपली बोल सकते हैं कैरेक्टर को कोड करने के लिए कि ए की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे। वेरिएबल कोड लेंथ यूज करोगे तो आप एक और इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी है उस कैरेक्टर का। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका कोड लेंथ छोटा और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका कोड लेंथ बड़ा। ठीक, उसी में वेरिएबल कोड लेंथ यूज करोगे तो आपको फिक्स कोड लेंथ के मुकाबले में वो कम बिट में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर करके देगा। ठीक है, ये एक आइडिया है। अब हम ये देखेंगे कि भाई इस वेरिएबल कोड लेंथ को लेने के लिए, इसको अचीव करने के लिए हम हफमैन को किस तरह यूज कर सकते हैं। हफमैन का एक एल्गोरिथम है जिसके थ्रू आप कैरेक्टर्स को क्या डाल सकते हो, वेरिएबल कोड लेंथ असाइन कर सकते हो। ठीक, फिक्स कोड लेंथ असाइन करना बहुत इजी है, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे आपके पास लेट्स से 25 या 26 कैरेक्टर्स होंगे, है ना। अब आता है इस 26 कैरेक्टर्स को अलग अलग कोड करने के लिए कितने बिट्स चाहिए आपको, 32 तो है ना, 2 की पावर में डाल देते ऐसा वैल्यू जो इसकी उसमें हो, इससे ऊपर हो या इसके बराबर हो, है ना। तो आपको अगर हम 32 बिट्स नहीं, कितने बिट्स चाहिए, बिट्स कितने चाहिए इसको यूनिकली कोड करने के लिए, 26 कैरेक्टर्स को।
8 तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। ऐसे देखिए 7 कैरेक्टर्स है अपने पास। कितने कैरेक्टर्स? 7 कैरेक्टर्स, सिर्फ 7 ही है। अब मुझे बताइए 7 कैरेक्टर को कोड करने के लिए कितने बिट्स चाहिए यूनिकली, हर किसी को अलग अलग कोड मिल जाए। कितने बिट चाहिए? 3 बिट बाबा। 3 बिट में हो जाएगा। देखो 0 0 0 एक कैरेक्टर को डाल देंगे, 0 0 1 दूसरे को डाल देंगे, 0 1 0 तीसरे को डाल देंगे, 0 1 1 फोर्थ वाले को, है कि नहीं? 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 एंड 1 1 1, है कि नहीं? ये आ गया 7। उसमें से एक तो यूज भी नहीं होगा लास्ट वाला, या आप किसी एक को यूज भी नहीं करा सकते। ये 7 हो जाएगा। 7 कैरेक्टर्स है तो आपको 3 बिट में आप आराम से स्टोर ये कैरेक्टर को कोड कर सकते हो यूनिकली, है ना? तो आप जब भी आपका मतलब ऐसे जब भी 7 कैरेक्टर हो तो आप बोल सकते हो 2⁻³ चाहिए, क्योंकि 2 के पावर में सर 2⁻³ इक्वल टू कितना है? 8। अगर आपके पास 3 बिट होंगे ना, आप कितने डिफरेंट वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हो? 8। आपको कितने चाहिए? तो आपको 3 बिट तो कम से कम यूज करना पड़ेगा। अगर 2 बिट यूज करें तो 2⁻² इक्वल टू 4। 2 बिट यूज करेंगे तो आपको 4 ही डिफरेंट वैल्यूज आएगा, है ना? इसी तरह मैं बोल रहा हूं आपको अगर 25 होगा तो 2 की पावर में एक ऐसा वैल्यू जो 25 से बराबर हो या उससे ऊपर, है ना? 2⁵ इक्वल टू 32। आपको कम से कम इतने बिट्स चाहिए। कितने वैल्यूज को कोड करने के लिए? 25 कैरेक्टर्स को कोड करने के लिए आपको इतना चाहिए। है बेसिक सवाल है। 7 कैरेक्टर को कोड करने के लिए आपको कम से कम 3 बीट चाहिए। ठीक, अब मुझे बताइए अगर 7 कैरेक्टर को कोड करने के लिए हम 3 बीट यूज करेंगे, ये फिक्स होगा कि वेरिएबल होगा? फिक्स्ड है। हर कैरेक्टर का कोड कितना लेंथ होगा? 3 लेंथ। यहाँ पे 25 कैरेक्टर को कोड करने के लिए आप 5 बीट यूज करोगे तो फिक्स्ड है। हर कैरेक्टर का लेंथ कितना है? 5 बिट। चाहे वो ज्यादा बार आता हो चाहे वो कम बार आता हो, उसका कैरेक्टर का फिक्स्ड लेंथ है 5 बिट ही होगा। उधर भी 3 बिट ही होगा। ठीक, अब हमने वो नहीं करना है, हमने हाफमैन यूज करना है। दैट मीन्स हमें उन कैरेक्टर्स को कम कोड लेंथ देना है जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, और उन कैरेक्टर को ज्यादा कोड लेंथ देना है जिनका फ्रीक्वेंसी कम हो, है ना? तो हमें कोड लेंथ फिक्स नहीं रखना है, हमें कोड लेंथ क्या रखना पड़ेगा? वेरिंग रखना पड़ेगा, अलग अलग। ठीक है, उसके लिए हम एक एल्गोरिथम यूज करेंगे जिसमें हम एक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कि ये वो कैरेक्टर जितने बार आता होगा उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेरिंग वैल्यूज ऑफ वेरिंग कोड लेंथ देते हैं। ठीक है, चलिए हाफमैन में जब भी आपको हाफमैन कोडिंग के लिए बोलेगा वो आपको कैरेक्टर्स भी देगा और साथ ही साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज भी दिया जाएगा। ठीक, फ्रीक्वेंसीज मीन नंबर ऑफ ऑकरेंस कि वो कितनी बार आ रहा है कैरेक्टर। एक देखिए अगर हम फिक्स्ड लेंथ यूज करें तो हर कैरेक्टर का कोड लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा, सेम, है कि नहीं? अगर मैं वेरिएबल कोड लेंथ यूज करूं तो डिफरेंट, नॉट इक्वल होगा, है ना? कैरेक्टर्स का जो कोड लेंथ है वो डिफरेंट होगा। ठीक, अब देखिए हाउ वी कैन यूज Huffman to create a variable code length, variable coding scheme for characters, वो देखते हैं। आपके पास 2 इंफॉर्मेशन देना है इसने, एक होगा कैरेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी। G ये हो गया, और हमें इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए। ए की फ्रीक्वेंसी है 22 टाइम्स आ रहा है, बी का है 5, सी का है 11, डी का है 19, ई का है 2, एफ का है 11, तो जी का है 25 एंड एच का है 5। ठीक है, ये है इसका कैरेक्टर और नीचे उसकी
फ्रीक्वेंसी कितनी बार है। ठीक, जब हम कोडिंग लेंथ इसको लगाएंगे इन कैरेक्टर से, जब हम कोड करेंगे, कोड का लेंथ फिक्स नहीं होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, एक ही फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसका कोड लेंथ छोटा होगा ऑब्वियसली, किससे, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। इसका कोड लेंथ ए का कोड लेंथ छोटा होने का चांस है किससे, जी से, उसका 25 है। लेकिन ये 25 का कोड लेंथ होगा ना, ये 25 का कोड लेंथ, ये बिल्कुल छोटा होगा किससे, एच से, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 5। तो एक चीज याद रखनी है, जिस कैरेक्टर का कोड लेंथ छोटा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, और जिस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी कम उसका कोड लेंथ बड़ा। ठीक है, तो उस चीज को अचीव करने के लिए हम देखते हैं, हम एक ट्री बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं हाफमैन ट्री। क्योंकि हाफमैन ट्री हमें गारंटी देता है, वो ट्री अगर आप यूज करोगे तो हर कैरेक्टर का आप वेरिएबल कोड बना सकते हो अलग अलग। तो उस ट्री को क्रिएट करना पड़ेगा हमें पहले, और उस ट्री को क्रिएट करने के लिए हमारे पास आइडिया ये है, आप सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करोगे इन सारी वैल्यूज में से वो कौन से कैरेक्टर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कम है। सबसे छोटा एच नहीं, ये भी तो है, एक ई है, एक एच है, एंड बी है। ठीक, ये हमने दो ऐसे कैरेक्टर निकालने हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी लास्ट और सेकंड लास्ट होगा, कम और उसके ऊपर। सबसे कम किसका है, ई का, तो मैंने उठा दिया ई को। ठीक है, ये हो गया ई। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, 2। और लेट से मैं उठाता हूं बी को, वो अपने पास चॉइस है, आप उठा सकते हो किसी को, उसको भी उठा सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। बी और उसकी फ्रीक्वेंसी 5। इन दोनों कैरेक्टर्स को कंबाइन करके, आप समझ लो जब हम ट्री बना रहे हैं तो आप समझ लो ये दोनों नोड है, एक नोड ये, एक नोड ये, इन दोनों को कंबाइन करके आप एक पेरेंट बना सकते हो। ठीक, और उसकी पेरेंट की फ्रीक्वेंसी रहेगा इन दोनों का प्लस, 5 + 2 इज, ये है, ये इसके फ्री, ये हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी। ये आ गया, ये आ गया बी और उसकी फ्रीक्वेंसी, ये वाला 7, ये वाला नोट, इन दोनों नोट का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक, हम एक हाफमैन ट्री बनाने जा रहे हैं, और वो ट्री बनेगा लीफ से रूट की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। और नीचे से ऊपर की तरफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला एक ऐसा दो नोट ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कम हो और उसके ऊपर हो। कम मीन्स लास्ट एंड सेकंड लास्ट। लास्ट किसकी, ई की, और सेकंड लास्ट किसकी, एच की भी आ सकते हैं, बी की आ सकते हैं। हमने किसको उठाया, बी। ठीक, अब देखिए, एक ये और एक ये दोनों चलाएंगे, और उन दोनों की जगह क्या है, 7। तो जब आप फ्रीक्वेंसीज को फिर से देखोगे वापस, ठीक, तो उस समय आपने किसको भी कंसिडर करना है, 7 को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक, अब आपकी सारी फ्रीक्वेंसी में दो स्मॉलेस्ट वैल्यूज मुझे बताइए, लास्ट एंड सेकंड लास्ट। लास्ट इज 5 एंड सेकंड लास्ट 7, ये वाला चीज है ना, 5 एंड 7। अब इन दोनों को फिर से कंबाइन करेंगे और एक नोट बनाएंगे। लेट्स से अपने पास जो वो कैरेक्टर आ रहा है दैट इज एच, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, 5। ये दोनों नोट को फिर से देखो, हम हर बार ना दो नोट को कंबाइन कर रहे होंगे। इस बार कौन सा है, एच आया एक नोट, और दूसरा नोट जो ऑलरेडी बना हुआ है इन दोनों का। इन दोनों के फ्रीक्वेंसीज को हम जोड़ देंगे, 7 + 5 इज 12। इतना सही है। फर्स्ट टाइम किसको उठाया, ई और बी, क्योंकि यही लास्ट था, उसके ऊपर सेकंड लास्ट ही था। इन दोनों को कंबाइन किया, एक नोट बनाया, और उसका टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 7। ई भी निकल गया आपसे, बी भी निकल गया, ई भी निकल गया, बी भी निकल गया, और इन दोनों की जगह कौन आया, 7। फिर से एक बार फिर से देखेंगे लास्ट और सेकंड लास्ट। लास्ट कौन था, एच, और सेकंड लास्ट ये वाला 7। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक एच आया, यहां से 7 आया, 7 + 5 इज 12। ठीक, यहां से इसको निकाल देंगे, एच चला गया ना। आप बोलो, फिर से दो छोटे हैं, एक है सी 11 और दूसरा ये एफ है 11, है ना। इसका 12 है, ये नहीं आएगा, ये लास्ट और ये सेकंड लास्ट बोल सकते हो। तो सी और एफ को मिलाते हैं, लेट्स से
ये आ गया C और ये आ गया F। ठीक है जी, इसका फ्रीक्वेंसी इसकी इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो दैट मीन्स C चला गया, F भी चला गया, इन दोनों की जगह कौन आया 22। आप मारिए फिर से स्केल सारी फ्रीक्वेंसीज को 22, 19, 25, फिर इसके बाद है 12 एंड 22, 12 एंड 19 है ना। ये आप बोलिए, आप उन दोनों को हम मिला देंगे। 19 को कहाँ रखें और यहाँ रख देते हैं। ये अगर 19 इज डी, 19 और 12 कितना होगा 9 2 11 31 पक्का, हाँ 9 2 11 तो 31। ये कौन सा कैरेक्टर है डी, ये निकल गया। अब बोलिए फिर से अपने पास कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज है 22, 25, 22, 31, लास्ट 22 और ये 22 है ना। तो आप ए को डाल देंगे यहाँ पे और ये आप बोल सकते हो ट्री अलग अलग बन रहा है कि नहीं, लेकिन जब लास्ट लोगे तो ये मिल जाएगा। ये आ गया 22 और इस ए की फ्रीक्वेंसी 44। सही है। अब ये आ गया, चला गया। अब कौन है 25, 31 एंड 44, किसको मिला 25 और 31 को, है ना। तो यहां डाल दूं मैं 25 को, दिस इज जी, ये उसका नोट, ठीक। इसकी फ्रीक्वेंसी 25 प्लस 31, 5 तक 6, 50, 5, ये आ गया 56। ठीक, कौन निकल गया था जी। अब बोलो, अब अपने पास सारे गया है ना, बी भी निकल गया था, सारा निकल गया। अब दो ही नोट है 54 और 44 को मिला, ठीक। अब मुझे लगता है मैं ऊपर वाले को मिटा दूं मैं, क्योंकि फिर हमें कोडिंग डालना है इसके बाद। ये हम हटा देते हैं। अब मिलाइए इन दोनों को। एक नोट, उसका वैल्यू 100 लेफ्ट पे ही, राइट पे ही। इतना सही है। ये हो गया, ट्री बन गया। कैसे बनाया, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम दो ऐसे कैरेक्टर्स को मिलाने की कोशिश किया जिनकी फ्रीक्वेंसी लास्ट और सेकंड लास्ट अमंग ऑल, ठीक है। अब देखिए इस ट्री के, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट ब्रांच, इसको बोलेंगे राइट ब्रांच, बोल सकते हैं कि नहीं। हर नोड के लेफ्ट ब्रांच को, हर नोड के लेफ्ट ब्रांच को 0 डाल देंगे और हर नोड के राइट ब्रांच को 1 डालेंगे, ठीक। तो ये हो गया रूट, इसका लेफ्ट 0, इसका 1, ठीक है, सही है। इतना सही हो गया। ये हो गया ये हो गया आपका मतलब लेबल्स हो गया ऑन एजेस, ठीक। अब किसी भी कैरेक्टर का कोड देखना हो तो आपको रूट से फॉलो करना पड़ेगा उस कैरेक्टर तक। हर कैरेक्टर लीफ है, देखो सारे कैरेक्टर लीफ नोड है कि नहीं। लीफ नोड कौन से होते हैं, जिसका चाइल्ड 0 होगा, है ना। तो सारे कैरेक्टर्स, आपके जितने भी कैरेक्टर सब लीफ नोड होंगे। अगर मुझे ए का ये कोड देखना है तो मुझे रूट से ए की तरफ आना पड़ेगा और अलोंग द पाथ जो भी कैरेक्टर्स आया वो उसका कोड है। जैसे कि ए के लिए मैं कहां जाऊंगा, पहले यहां पे 1 एंड, है ना। पहले 1 आया, फिर इसके बाद फिर से 1 आया, तो ये आ गया 1 एंड 1, किसका कोड है, ए के लिए। अलोंग द पाथ जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे उन सबको कंबाइन करना है और वही आपका कोड बनेगा उस कैरेक्टर के लिए। इसके लिए क्या बनेगा, सी के लिए 1 0 एंड 0। तो 1 0 0 जब भी होगा उसका मतलब सी है, ठीक। यहां पे क्या बनेगा 1 0 एंड 1, किसका है, एफ। 1 0 एंड 1 किसका कोड है, एफ। जी का 0, जी का है अपने पास 0, ठीक। और ये इसका क्या है, डी का 0 0 0 है, 0 0 0।
तो अगर किसी भी कैरेक्टर का आपने कोड देखना है तो आपको कहां से शुरू करना पड़ेगा? रूट से। किसकी तरफ? उस नोड की तरफ जिस नोड के ऊपर आपके कैरेक्टर का लेवल लगा हुआ है। तो अलोंग द पाथ जो भी कैरेक्टर्स आता है वो आपका कोड लेंथ बनेगा। अब देखिए, ए का कोड लेंथ 2, सी का 3, एफ का 3, जी का 2, डी का 3। इनका कोड लेंथ फिक्स नहीं है, वेरिंग है। किसी का 3 है, किसी का 2 है कि नहीं? तो हम सीधे बोल सकते हैं जो कोडिंग स्कीम हम यूज किए हुए यहाँ पे वेरिएबल कोड लेंथ है, ठीक। लेकिन हमें ये चीज नहीं, हमें इंटरेस्ट है उन कैरेक्टर्स का जिनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका कोड लेंथ छोटा होना चाहिए, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो उसका कोड लेंथ बड़ा होनी चाहिए। बड़ा है ना? जिसका कोड लेंथ बड़ा हो, जिसका कोड लेंथ बड़ा हो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होगा ऑब्वियसली। और जिसका कोड लेंथ छोटा है उनकी फ्रीक्वेंसी है ना? अब बोलिए, ए की फ्रीक्वेंसी कितना था? ए की 22 और उसका कोड लेंथ बोलिए, कोड बोलिए 1 है ना? बी का फ्रीक्वेंसी 5, उसका कोड लेंथ बोलिए 001 है ना? इसका 2 है, इसका 3 है। सी का 11 और उसका 100। बी का ये है ना? बी का कितना है? 5 है, तो ये आएगा 0 0 1 0 and 1। बहुत लंबा है ना ये, इसका फ्रीक्वेंसी कम है 5। बोलिए 0 फिर से 0 1 0 1। ये 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है, इसका 2 कैरेक्टर का है। ऑब्वियसली है कि नहीं डिफरेंस? डी का 19 है तो 0 0 0। ई का फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 और इसका 0 0 1 0 0 है कि नहीं? एफ का 11 बोलिए 1 0। जी 25, इसका ऑब्वियसली छोटा होना है 0 1। जी एच 5 बोलिए 0 0 1। ये लीजिए 0 0 1, ठीक है। जिसका फ्रीक्वेंसी छोटा उसका कोड लेंथ ज्यादा, और जिसके फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका कोड लेंथ छोटा। ऑब्वियसली इससे कॉमन सेंस है, जो कैरेक्टर ज्यादा बार आएगा उसका कोड लेंथ छोटा करने से टोटल लेंथ पे कम ही असर पड़ेगा, है ना? और जो कम बार आना है, जैसे इसने, इसका तो कैरेक्टर लेंथ आप बड़ा ही रखो, वो 2 बार ही आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली कम है ना? तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। कंट्रीब्यूट कौन करेगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। उसका कोड लेंथ अगर छोटा रखेगा तो आपकी टोटल बड़ा स्ट्रिंग के लेंथ पे बहुत असर पड़ेगा, बहुत कम हो जाएगा उससे, है ना? इसको क्या बोलेंगे आप? इसको हम बोलेंगे वेरिएबल कोड। वेरिएबल कोड लेंथ। ये हाफमैन ट्री बनाने का। आप ट्री को कैसे बना रहे हो? नीचे से ऊपर की तरफ। और कोड कैसे कर रहे हो? किसी कैरेक्टर को कोड रूट से लीफ की तरफ, है ना? तो ऑब्वियसली है, कॉमन सेंस है, जो कैरेक्टर रूट से दूरी पे बैठा होगा उसका कोड लेंथ ऑब्वियसली बड़ा होना है कि नहीं? और जो कैरेक्टर रूट से बिल्कुल करीब बैठा होगा, नजदीक में, उसका कोड लेंथ क्या होगा? ऑब्वियसली छोटा होगा, और रूट से यहां पहुंचने में बहुत कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू रूट टू यहां। अब आपने जानबूझकर बी को पहले ही डाला था कि नहीं? क्योंकि आपने पहले ही उसको लिया था ना, ट्री का हिस्सा बनाने के लिए पहले बी और ई को लेके आया था। लास्ट में किसको लेके आया? जी को। तो ऑब्वियसली जी तो रूट के पास ही रहेगा। जो बी और ई वो तो पहले बिल्कुल नीचे है ना? तो ट्री बना रहे हो आप नीचे से ऊपर की तरफ, और जब नीचे से ऊपर की तरफ बना रहे हो तो उन्हीं नोड्स को आप पहले प्रेफर कर रहे हो जिनकी फ्रीक्वेंसी कम थे। तो जिनका फ्रीक्वेंसी कम होगा वो तो ऑब्वियसली बेचारा रूट से दूर ही पे बैठेगा, और रूट से दूर होने का मतलब है उसका कोड लेंथ भी बड़ा होगा फिर, है कि नहीं? ऑब्वियसली ये हाफमैन ट्री बनाने का तरीका है कि हम हर आइटरेशन पे 2 ऐसे नोड्स को मिलाने की कोशिश करेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी क्या हो?
लास्ट एंड सेकंड लास्ट, ठीक। और कॉमन सेंस से आप पहले उन नोट्स को चूज करने की कोशिश करोगे जिसके फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कम है, तो वो ऑब्वियसली आपके रूट से दूरी पे ही बैठा होगा। लास्ट में बेचारा जी आया था, वो बिल्कुल रूट के करीब बैठा हुआ है ना, ऑब्वियसली बैठेगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। लास्ट में आया था तो रूट के पास है और उसका कोड लेंथ ऑब्वियसली छोटा होगा है। 2 स्टेप पे तो यहाँ पहुंच गया, इसको डालने के लिए 5 स्टेप लग रहे हैं बी तक पहुंचने के लिए, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, है ना। तो इसका बी का कोड लेंथ बड़ा होगा एज कंपेयर टू जी, लेकिन दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग क्या, हफमैन ट्री। इस ट्री को हम बोलते हैं हफमैन। ठीक, जब हम वेरिएबल लेंथ कोडिंग करते हैं ना रैंडमली, जब आप किसी भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स को वेरिएबल कोड लेंथ लगाने लग जाते हो, तो आपकी कोडिंग में कुछ इश्यू आ जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक कैरेक्टर का कोड दूसरे कैरेक्टर के कोड का प्रीफिक्स बन जाता है। ऐसे देखिए, जब भी आपको मैं 7 कैरेक्टर दे दूं और आपको बोलूं इसका वेरिएबल कोड स्कीम निकालना है, आपने कोडिंग कैसा करना है, 7 का 7 कैरेक्टर का कोड लेंथ अलग होना चाहिए, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3, ठीक। तो आप जब रैंडमली बनाने लग जाओगे ना, उसमें इश्यू ये आता है, जैसे ये देखिए, अगर आप ए के लिए 0 करोगे, ए के लिए 0 करोगे और बी के लिए ऐसे कर दोगे 0 0 1 0 0 1, ठीक है। अगर मुझे ये भेजना होगा ए बी, या सिंपली मुझे बी भेजना, ओनली बी, तो मैं क्या भेजूंगा 0 1 0 1 0 0 भेज दिया इधर से, और उधर जब रिसीवर को पहुंच गया अब उसको कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि देखो, वो इस 0 को ए भी समझ सकता है ना, समझ सकता है कि नहीं, इस ए को 0 समझ ए समझ सकता है कि नहीं, या इन तीनों कैरेक्टर को कोड करके क्या समझ सकते हैं, बी। उसके बाद अब कंफ्यूजन है कि ये 0 को मैं ए करूं, इस 0 को ए करूं, कि पूरे के पूरे 3 कैरेक्टर को कंबाइन करके क्या करूं, बी करूं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ए का जो कोड है ना 0, वो इस कोड का प्रीफिक्स बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। ए का कोड क्या है 0, और वो 0 जो है इस कोड का प्रीफिक्स बन रहा है। यहाँ पे भी 0 है, ये 0 तो पहले कोड था किसका, ए का, ये 0 भी आ रहा है, तो दैट मीन्स एक कैरेक्टर का कोड दूसरे कैरेक्टर के कोड का क्या बन रहा है, प्रीफिक्स आ रहा है। और यहाँ पे इश्यू होगा, जब भी हम डिकोडिंग करेंगे हमें प्रॉब्लम आएगा। जैसे बी भेजा था, बी के लिए कोड था 001 भेज दिया उस कंप्यूटर को, अब उस कंप्यूटर को कंफ्यूजन आ रहा है कि मैं इस अकेले 0 को ए करूं, इसको भी ए करूं, कि पूरे 3 कैरेक्टर को रीड करके क्या करूं, बी करूं। तो उसके पास ये कंफ्यूजन वाला ऑप्शन इसलिए बन रहा है क्योंकि आपका ए वाला कोड बी वाले कोड का प्रीफिक्स बन रहा है, ठीक। तो हमें ये हफमैन जो है ना, हफमैन में ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है। हफमैन में जो भी कैरेक्टर आप करोगे, ये देखना आपको कोई भी नहीं मिलेगा। जैसे 101 है ना, ये 101 है, किसका है, एफ का। आपको इस कैरेक्टर में, ये सारे कैरेक्टर के कोड में कोई भी कोड ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी पहले 101 लिखा गया, कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक। अब ये देखो सिंपल 11 है कि नहीं, 11 किसी भी कोड का प्रीफिक्स में नहीं होगा। 11 देखो है क्या, कहीं नहीं होगा 11, ठीक। आप देखो 01 छोटा है, 01 देखो किसी के प्रीफिक्स में हो 01 नहीं है ना। प्रीफिक्स मींस स्टार्टिंग में, जैसे 1 इसके बाद 01 है, ये नहीं, तो शुरू में ही, ठीक, 01 कहीं नहीं है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं, ऐसे कैरेक्टर कोडिंग को बोलते हैं प्रीफिक्स फ्री कोड। क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स फ्री कोड। और हमें जब भी वेरिएबल कोडिंग स्कीम बनाना है, हमें यह बनाना पड़ेगा, आपका कोड प्रीफिक्स फ्री होनी चाहिए। उसमें कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के प्रीफिक्स, किसी भी कैरेक्टर का कोड दूसरी कैरेक्टर के कोड के प्रीफिक्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, वो आपको प्रॉब्लम करेगा कि हमें भेजना क्या है करके। इतना सही है। इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स फ्री। और हफमैन प्रीफिक्स फ्री है, प्रीफिक्स फ्री होगा, उसमें कोई भी कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर का कोड नहीं बनेगा। ये बोल रहा है लेट्स से
ए के लिए कोडिंग स्कीम उसने यूज किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल 01, और बी के लिए इसने यूज किया 0101। क्या ये प्रीफिक्स फ्री है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बी के बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही आ रहा है 01, और वो 01 किसका है? ए का है ना। तो जब भी अगर आप ये चीज भेजोगे यहां से, ये अगर हम ये भेजे, लेट्स से बी भेजना था हमें, और वो कोड क्या बनेगा 010 भेज दिया यहां से। वहां पे उस बेचारे को दो ऑप्शन वो आ जाएगा कंफ्यूजन की 0101 को ए करूं, फिर 0101 को ए करूं, या पूरे को पूरा रीड करके क्या करूं बी करूं। ये एम्बिग्विटी, ये कंफ्यूजन इसलिए राइज हो रहा है क्योंकि ए का कोड जो है दूसरे कोड का प्रीफिक्स बन रहा है। ठीक, तो हमें जो भी कोडिंग स्कीम यूज करना है वहां पे क्या करना पड़ेगा? प्रीफिक्स फ्री। और हाफमैन हमें दोनों चीजों का गारंटी देता है। हाफमैन हमें गारंटी देता है कि आप जब हाफमैन ट्री बनाओगे, इसको हाफमैन ट्री बोलते हैं, ठीक, अब जब हाफमैन ट्री बनाओगे, इस हाफमैन ट्री में जिस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका कोड लेंथ छोटा होगा, ये गारंटी है। ठीक, और जिस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका कोड लेंथ लंबा होगा। पहला काम ये। और दूसरा, जो भी आप कोड यूज करोगे, कोड जब बनाओगे इस ट्री से, वो हमेशा क्या फ्री होगा? प्रीफिक्स फ्री होगा। वो सारे कोड प्रीफिक्स फ्री होगी, ये गारंटी है हमारी। ठीक, अब हमें सोचने की बात ये, जब हम ये ट्री बनाएंगे तो हम कैसे जैसे लास्ट एंड सेकंड लास्ट को निकालेंगे? अब जरा दिमाग में सोचिए कि फर्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मुझे वो दो कैरेक्टर्स को चुनना है जिसकी फ्रीक्वेंसी लास्ट हो और सेकंड लास्ट, यही है ना। उन दोनों को मिला के क्या बनाओगे? नया नोट, और उस नया नोट की फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू नोट्स, है ना, लेफ्ट चाइल्ड प्लस राइट चाइल्ड बोल सकते। फ्रीक्वेंसी ऑफ लेफ्ट चाइल्ड प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ राइट चाइल्ड, वो एक नोट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये जो दो कैरेक्टर जिनको मिला के हमने नोट बनाया वो दोनों नहीं आएगा, बल्कि उनका नोट आएगा, ऊपर वाला पेरेंट वाला नोट, है कि नहीं। नेक्स्ट टाइम पे भी हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट टाइम पे भी हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए लास्ट के दो, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे तो फिर से। दैट मीन मुझे ऐसा होना चाहिए कि हर बार जब भी मैं कैरेक्टर्स को पिक करूं तो मुझे वही कैरेक्टर्स मिलना चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी लास्ट एंड सेकंड लास्ट, है कि नहीं। अब क्योंकि हम तो एल्गोरिथम के साथ डील कर रहे हैं, हमारा काम है हाफमैन ट्री बनाना, लेकिन हाफमैन ट्री बनाएंगे विद लिमिटेड पॉसिबल टाइम, मतलब कम से कम मिनिमम पॉसिबल टाइम में हमें ट्री बननी चाहिए, है कि नहीं। अब हमारे पास सबसे बड़ा सरदर्दी वाला काम ये होगा कि आप कैसे हर बार हर आइट्रेशन पे वो दो कैरेक्टर्स निकाल के लाएं विद मिनिमम पॉसिबल टाइम जिनका फ्रीक्वेंसी लास्ट और सेकंड लास्ट है। हमारा काम तो यही रहेगा ना। इसमें मैक्सिमम काम क्या है? वही दोनों कैरेक्टर लाना, सर्च करना जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? कम हो, लास्ट और सेकंड। ठीक, अब आप बताइए, आप सजेस्ट कीजिए क्या हमें स्कीम लगाना चाहिए, क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे इनको स्टोर करने के लिए। फिर तो हर बार सॉर्टिंग लगाना पड़ेगा, है ना। क्या करेंगे? स्टैक पे क्या गारंटी है कि ऊपर सेकंड लास्ट और लास्ट रहेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है? वही कैसे डालेंगे, वही बोलो ना। जैसे आपने ए को डाल दिया स्टैक पे, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? 22 है ना, डाल दी स्टैक के ऊपर। आपको क्या करें, आपको कैसे पता कि बी की फ्रीक्वेंसी ए से कम है? पहले अब तो बारी 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 डालते जाओगे ना, सॉर्ट करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, हर बार आप दिमाग में रखिए सॉर्ट कैसा होना चाहिए। हर बार सॉर्ट ऐसा आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे वो कैरेक्टर हो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, सेकंड पोजीशन पे वो कैरेक्टर जिसका फ्रीक्वेंसी सेकंड लास्ट। उन दोनों को निकाल लेने के बाद उन दोनों को कंबाइन किया, जो वैल्यू मिला उसको भी तो फिर से कंसिडर करना है ना। जो वैल्यू मिलने के बाद फिर से वो एरे में जाएगा आपका। अब एरे में तो वो उसका वैल्यू तो चेंज हो गया। जैसे पहले ये देखिए, पहले आपका सबसे फर्स्ट पोजीशन पे ई था क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, सेकंड पे बी ने आना है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। आप इन दोनों को उठाओगे
है ना। अब मुझे बताइए जरा तीसरी लोकेशन पे कौन बैठा है देखिए, एक और किसी का 5 था ना, H तीसरे अभी है ना। फर्स्ट पे कौन बैठा है, E, इसकी फ्रीक्वेंसी कम था, फिर इसके बाद B, इसकी फ्रीक्वेंसी कम, इसके बाद तीसरे पे कौन आएगा, H। अब देखिए